नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं कैरियर पथ एप्लीकेशन पर यूट्यूब के माध्यम से। जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ बात की थी ऐतिहासिक संदर्भ में, खासकर मुख्य परीक्षा को लेकर। उसमें मैंने बात किया था आप लोगों से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, आरएएस, जितने भी मतलब आप ये मान लीजिए कंप्लीटली उत्तर भारत में जो भी पीसीएस और एग्जाम या राज्य सेवा की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उसी के संदर्भ में, उसी के सिलेबस को लेकर हम लोग बात किया था। थोड़ी कुछ परिचय हम लोगों ने किया था। आज से थोड़ा उस परिचय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अपने व्याख्यान को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए आगे चलते हैं। जरा सा आप लोग जुड़ते जाइएगा, ठीक है। गुड इवनिंग मानसी, शिव कुमार जी, गुड इवनिंग। आप जुड़ते जाइए, पहले आप लोग धीरे धीरे जुड़ते जाइए। जितना जुड़ते जाएंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा थोड़ा कैलिबर बढ़ जाता है जब आप लोग जुड़ते हैं। तो आप लोगों की उपस्थिति कहीं ना कहीं मेरे कैलिबर के लिए थोड़ा एक बेहतर काम करती है, एक विटामिन का काम करती है, ठीक है। तो अभी जो आज की हमारी बात होगी, प्रिया जी गुड इवनिंग, मनोज जी गुड इवनिंग। जुड़ते जाइए आप लोग, लगातार जुड़ते जाइए। आज इतिहास में जो कल जिन बिंदुओं पे मैंने बात किया था, उन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, थोड़ा विस्तार देंगे, क्योंकि हम कुछ विषयगत बात भी आज करेंगे। एक आध प्रश्नों में हम प्रवेश करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जाता है, उसकी भी बात करेंगे। एक आध प्रश्न आप लोगों के सामने में रखूंगा और उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात आप सभी को ठीक ठीक समझ में आए। हाँ, किसी को समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकता है, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन है और आप लोग को समझाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे उपस्थित होने का कोई मतलब नहीं, बेकार है फिर, ठीक है। तो बात मैंने कल किया था इतिहास की, कि इतिहास होता क्या है। पहली चीज तो मैंने आप लोगों से बताया था कि इतिहास बेसिकली क्या होता है। मैंने कहा कि अब जैसे आप लोग किसी से पूछिएगा कि इतिहास क्या है, तो लोग कहते हैं कि अतीत की घटनाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो जानकारी जो शास्त्र देता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अतीत की घटनाओं का किस रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में, किसी भी रूप में जो जानकारी हमें उपलब्ध कराता है किसी काल विशेष, खंड विशेष को, तो हम उसे सामान्य भाषा में इतिहास कह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या ये कहना ठीक है या उचित है, या इतना कह के छोड़ देना क्या इतिहास की परिभाषा के साथ न्याय है? आप लोग भी अपने जीवन में, चूंकि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य के पास मस्तिष्क है, वो अन्य जीवों से इसीलिए भिन्न है कि उसके पास सोचने वाला एक दिमाग है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, हाइपोथैलेमस है, जो लगातार काम कर रहा है उसके दिमाग में। तर्क है आपके पास, जो इन सब से मिलकर बनता है, जो बाहर आता है, और तर्क पे आप उसको अपनी कसौटी पे कसते हैं, देखते हैं कि ये चीज कितनी सही है या कितनी गलत है, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इतिहास की जो परिभाषा, जो अभी एक सामान्य परिभाषा दी गई है, वो मुख्य परीक्षा में, या जो मुख्य परीक्षा का जो विद्यार्थी, जो खासकर सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, उसके लिए ये एक सामान्य परिभाषा ठीक ठीक मतलब प्रतीत नहीं होती है। उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना पड़ता है, ठीक है। वो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इतिहास बेसिकली है क्या। तो देखिए, इतिहास में हम दो चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। पहला, इतिहास किसका, इतिहास किसका। दूसरा, इतिहास का अध्ययन क्यों। ठीक, देखिए, इतिहास किसका, तो इतिहास भारत का, इंडिया का। क्योंकि हमारे सिलेबस में भारत के इतिहास को शामिल किया गया है। उसके साथ साथ जब हम जाते हैं सेकंड पेपर में, तो हम पाते हैं कि विश्व इतिहास को भी जगह दिया गया है। चूंकि हम अपनी पुरातन परंपराओं से, इतिहास से सीख चुके हैं कि हमें अन्य अपने देश की जानकारी के साथ साथ दूसरे देश के इतिहास और भूगोल की भी जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आम चलन में यही है कि आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, ठीक है। और खासकर तब जब हमारे पास एलपीजी की अवधारणा आई, ठीक है। एलपीजी अवधारणा 1991, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों अवधारणा कहीं ना कहीं विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील करती है। और हमारे पास आज दुनिया के तमाम जो आप देख रहे हैं कि जो साइबर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं, एक का असर दूसरे देश में, दूसरे का असर तीसरे देश में देखा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था, एक तार के माध्यम से समस्त अर्थव्यवस्था जो विश्व की है वो जुड़ चुकी है, ठीक है। तो उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए भी हमें अपने अलावा
अपने इतर देश, पड़ोसी देश और जो विश्व के प्रमुख देश हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ती है। देखिए, जब इतिहास हम पढ़ रहे होते हैं तो हमने हमेशा ये बात बोला है आप लोगों से कि इतिहास में हम कभी भी इस इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है वर्तमान में जो भारत का परिदृश्य है। जैसे हम प्राचीन भारत का इतिहास की मैं अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्राचीन भारत का इतिहास न केवल भारत का इतिहास है वरन या पाकिस्तान, बांग्लादेश, साथ ही साथ भूटान, नेपाल का भी इतिहास उसमें शामिल होता है। ठीक, इसके साथ तो हम देखते हैं कि वहां पे नेपाल की भी चीजों को हम कहीं ना कहीं शामिल करते हैं। वहीं बर्मा का अधिग्रहण या फिर पाकिस्तान तो आप लोग सबको मालूम है, और फिर बांग्लादेश की भी स्थिति आप लोग समझ रहे हैं। तो एक भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन होता है, ठीक है, न केवल भारत का बल्कि समस्त भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतिहास जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ये शब्द एक निकला हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से, क्योंकि ग्रीक वर्ड है, हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना है, और हिस्ट्री का जो मूल पिता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है कि इन्होंने लिखा। इन्होंने अपने आख्यान, जो भी आख्यान लिखे उसमें उन्होंने भारत और रोम व्यापार के संदर्भ में अपनी की पुस्तक में चूंकि थोड़ी सी चर्चा भारत के बारे में उन्होंने की, लेकिन वो कभी भी भारत की यात्रा पे नहीं थे या वो कभी भी भारतीय संस्कृति, राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक चीजों से वो कभी परिचित नहीं थे। हाँ, सुनी सुनाई बात थी कुछ उनके द्वारा, कुछ अलग लोगों के द्वारा। कहने का तात्पर्य कि तत्कालीन समाज में हेरोडोटस के इर्द गिर्द जो भी चीजें रही होंगी, जहां से उनको साक्ष्य और प्रमाण मिला होगा, उस आधार पे उन्होंने भारतीय इतिहास को जगह दिया अपनी पुस्तक में। दूसरी चीज, जब हम हिस्ट्री और हेरोडोटस से आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तविक स्थिति में जो इतिहास का जनक है वो एक विद्वान है, सीसरो। कौन है? सीसरो। ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ जब हम इतिहास के अध्ययन की पुष्टि करने लगते हैं कि आखिर इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो हम पाते हैं कि इस दौरान कुछ विद्वानों के नाम, जैसे ई.एच. कार एक ऐसा विद्वान है, उन्होंने लिखा एक पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री। क्या लिखा? व्हाट इज हिस्ट्री। कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज हिस्ट्री इनकी लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें इन्होंने कहा कि इतिहास है क्या, वर्तमान और भूत के मध्य एक डायलॉग स्थापित करता है, एक संवाद स्थापित करता है। क्या? इतिहास। यानी कि अगर आपके वर्तमान को सही तरीके से सुनिश्चित करना है तो आपको अपने भूत के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। आप अपना वर्तमान तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकते जब तक आपका भूत सुनिश्चित न हो। इस दौरान हम देखते हैं इतिहास का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक रहता है। दूसरी चीज, एक विद्वान है ब्यूरी, मैंने कल भी नाम लिया था, ब्यूरी का नाम लिया था। तो ब्यूरी क्या कहता है कि इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। क्या कहता है? इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। कुछ तथ्यों के माध्यम से मैंने अपनी बातों को पुष्ट करने का प्रयास भी किया। कल थोड़ा सा मैंने तर्क की कसौटी पे ये भी कसने का प्रयास किया कि वाकई में जो ब्यूरी महोदय कह रहे हैं वो सत्य है क्या। आप लोगों ने कल ध्यान दिया होगा, मैंने बताया कि इतिहास विज्ञान है कम न ज्यादा। क्या वास्तविक स्थिति में क्या इतिहास विज्ञान है? नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि विज्ञान विशुद्ध ज्ञान होता है, ठीक है, उसको तर्क की कसौटी पर पूरी तरीके से खरा उतारा जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि जल जो होता है, जल को सामान्यतः हम क्या कहते हैं, जो रासायनिक नाम क्या है? H2O। कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलता है तो ये क्या बनता है? H2O अर्थात जल बनता है। ये प्रक्रिया हम भारत में करें, पाकिस्तान में करें, चीन में करें, बांग्लादेश में करें, कहीं भी करें, विश्व के किसी भी कोने में करें, अमेरिका में करें, मैक्सिको में करें, जापान में करें, कहीं भी करें, ये परिणाम सीधा वही आएगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि इतिहास दिखता जरूर है सामाजिक विज्ञान है, मूल रूप से क्या है? सामाजिक विज्ञान है, लेकिन यह विशुद्ध विज्ञान रसायन या भौतिक की तरह नहीं है, क्योंकि यह जड़ मूल पदार्थों का अध्ययन नहीं करता है, यह व्यक्ति का अध्ययन करता है। और व्यक्ति कैसा होता है? वो परिस्थिति उन्मूलक होता है, वो बदलता रहता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, मेरा ये मानना है, हर एक व्यक्ति अपने आप में इतिहासकार होता है, क्योंकि वो सोचता है, अपनी सोच को रखता है और प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करता है। तथ्यों को रखना, प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध करना, यही तो इतिहास है।
अगर आपके पास तथ्य है और प्रमाण नहीं है, तो मैंने आप लोगों से कल कहा था कि तथ्य हो और प्रमाण विहीन हो तो वह महज दंत कथा है। क्या है? दंत कथा। वो कहानी है, वो इतिहास नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कल कि इतिहास में सबसे ज्यादा आवश्यकता है प्रमाणों की। कई बार हमारे मेंस के विद्यार्थी जो होते हैं कहते हैं सर यार गए हम तो एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत अच्छा आंसर हमने लिखा लेकिन सर मार्क्स नहीं आए। नहीं, आपने सिर्फ सोच रखा है। जो आप सोच रहे हैं इतिहास के बारे में वो आपने रखा है। अगर आप अपने सोच के साथ अपने प्रमाण को संलग्न कर दें तो आपका उत्तर कंप्लीट, आपको मार्क्स मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? लेखन शैली अगर आपकी ठीक है, शब्दों का चुनाव सही है, तो जरूर मिलेगा। वहां वो चीज होगी, स्वभाव तो होगी, अपने आप होगी। इस चीज को मानिए। दूसरी चीज ये है, बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए आप लोग। गुड इवनिंग निखिल जी, जुड़ते जाइए, बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा जुड़ते जाएंगे एनर्जी लेवल उतना ही बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ब्यूरी महोदय ने जो कहा कि इतिहास विज्ञान है, कम न ज्यादा। ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दूसरी चीज, कभी कभी हम लोग ये भी पाते हैं, कहीं कहीं पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इतिहास खुद को दोहराता है। क्या इतिहास खुद को दोहराता है? नहीं, दोहराता हुआ प्रतीत होता है, वो दोहराता नहीं है कभी। क्योंकि इतिहास का जो प्राण मूल है वो है सन और ईस्वी। कहने का तात्पर्य है कि जब मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे आऊंगा कि बताऊंगा कि इतिहास में अध्ययन आखिर हम किसका करते हैं, तो किसका अध्ययन कर रहे होते हैं? एक व्यक्तिनिष्ठ व्यवस्था का, या परिस्थितिवादी व्यवस्था का, या समष्टिवादी व्यवस्था। ठीक है, ये तीन चीजें ही मिलकर एक इतिहास का निर्माण कर रही होती है। या तो व्यक्तिनिष्ठ होती है या परिस्थितिवादी होती है, यानी परिस्थिति उन्मूलक होती है, भौगोलिक चीजों का काफी प्रभाव होता है, और एक जगह समष्टिवादी जहां पे इन दोनों का प्रभाव देखा जाता है। मैं भी सिद्ध करूंगा, बताऊंगा अभी आप लोगों को कि क्या इस कहने का मेरा मूल मंत्र क्या है, आप लोगों से कहने का क्या मतलब तात्पर्य है मेरा। ठीक है, दूसरी चीज, हम अगर आ जाए अपने अध्ययन के दौरान हम अन्य तथ्यों को देखें, जैसे मैंने कहा कि अध्ययन का दृष्टिकोण क्या हो। ठीक है, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं, हम एक सामान्य सी बात उठा लेते हैं कि आखिर इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक। ठीक है, क्यों जरूरी है इतिहास का अध्ययन? तो हम अपने अध्ययन में पा रहे हैं, जैसे हमने कल भी बात आप लोगों से किया था, कि ये हमारी गौरवशाली परंपरा है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें एक धरोहर के रूप में मिली है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कृति है, थोड़ी विकृति भी है, और एक समृद्ध संस्कृति भी। इन तीनों बातों पे हम ध्यान देते हैं, यानी कि इतिहास कहीं ना कहीं कृति, विकृति और संस्कृति, इन तीनों चीजों पे को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है, और उसी का अध्ययन हो रहा होता है उसमें। ठीक है, तो इतना मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, जुड़ते जाइए आप लोग, और किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे स्पष्ट बोलेगा। ठीक है, आपके प्रश्नों को मैं जानूंगा, आपकी समस्या को समझूंगा, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ऐसे मुझे क्या मालूम, ऐसे तो मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि आप लोगों की चीजों को जान जाऊं, लेकिन अगर आप टाइप कर रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं, तो उन समस्याओं को मैं जरूर आपके सम्मुख रखूंगा और बताऊंगा कि भाई उसका सही निदान क्या है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि इतिहास व्यक्तिनिष्ठ है, परिस्थितिवादी है और समष्टिवादी है। इन तीनों चीजों का कहीं ना कहीं इतिहास में हम अध्ययन कर रहे होते हैं। उसके पहले हमने आपको ये बताया कि देखिए इतिहास में और विज्ञान में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर विज्ञान क्या होता है ना, कि विज्ञान में भविष्यवाणी करना आसान है कि हाइड्रोजन का 2 अणु होगा और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा, तो क्या करेगा? जल का निर्माण करेगा। लेकिन क्या इतिहास में भी ऐसा संभव है? थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या संभव है, और है तो किस स्तर तक संभव है। अब जैसे मैंने कहा कि इतिहास और विज्ञान, और मैंने बात की भविष्यवाणी की कि भाई उसमें कुछ हम कह सकते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन का 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो जल का निर्माण करेगा ही करेगा। वास्तविक स्थिति इतिहास के साथ क्या है? अगर मैं कह दूं, जैसे एक शासक मैं ले लेता हूं, समुद्रगुप्त। एक शासक समुद्रगुप्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मौर्य वंश, भारत का नेपोलियन, स्मिथ महोदय कहते हैं, चूंकि नेपोलियन कहना भी ठीक नहीं है, नेपोलियन से कई सौ साल पहले समुद्रगुप्त हुए। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है। हमने जब भी आप लोग पढ़ते होंगे समुद्रगुप्त को, तो आपने देखा होगा कि समुद्रगुप्त की जो नीति थी दक्षिण के राज्यों के लिए, वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्होंने दक्षिण के राज्यों को जीता और करद राज्य बनाकर छोड़ दिया। मूल यही है, आप हमें स्वीकार करो, नजराना दो और आप अपना राज्य करो, उससे मुझे कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष नियंत्रण आप करो, ठीक। वही काम हम देखते हैं कि मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जा रहा है। दक्षिण के राज्यों को कभी भी वो क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष राज के रूप में नियंत्रण में नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो मध्यकाल में है और संचार व्यवस्था क्या है, बहुत ही जटिल है, उतनी सुगम नहीं है जैसे कि आज कल हम देखते हैं। आजकल की स्थितियों में हमें दिखाई देता है कि संचार व्यवस्था आज कितनी तगड़ी है। हम चाहें तो आधे घंटे में हम अभी बेंगलुरु जा सकते हैं, 1 घंटे में बेंगलुरु की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उस समय की क्या व्यवस्था इस तरीके की नहीं थी, संचार साधनों का अभाव था। उस स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी समुद्रगुप्त की जो नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, उसी तरीके की एक नीति, मतलब दक्षिण के राज्यों को पूर्ण राज्य में न मिलाकर बल्कि करद राज्य के रूप में रखना और समय समय पे नजराना और भेंट लेना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त सफल था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी सफल ही रहा। ये भविष्य है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये मैं छोटा छोटा सा इंडिया का मैप बना के आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं, घबराइएगा मत कि कैसे सर बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो बाद में जो क्लास में लूंगा उसमें इसको मैं थोड़ा विस्तार दे दूंगा। देखिए, एक शासक है MBT, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, और एक व्यक्ति है कौन, औरंगजेब। औरंगजेब, ये दोनों मध्यकालीन शासक हैं। मध्यकालीन शासक है। हमने आपने जो भी 2-4 किताबें आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें ध्यान दिया होगा कि आप पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक वह शासक है जिसके समय में सर्वाधिक स्वतंत्र राज्य मिले, सर्वाधिक स्वतंत्र राज्य मिले। इतना तक आरोप लगा दिए कि यह एक पागल सुल्तान था। कैसा था? पगला सुल्तान था। कुछ विद्वान कहते हैं अपने युग का अरस्तु है, शैतानों का साथी है। क्या है? अपने युग का अरस्तु है, शैतानों का साथी है। कौन? MBT के बारे में लोग बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज, आप थोड़ा सा उन सारी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए, मूल बात पे आ जाते हैं। मूल बात करने का मतलब यह है कि MBT ने क्या किया। MBT ने इन दक्षिण के राज्यों को पूर्ण नियंत्रण में लेना शुरू किया और तत्कालीन संचार व्यवस्था को उसने दरकिनार कर दिया, अनदेखा किया। बार बार विद्रोह हुए, बार बार विद्रोह हुए। लगभग दक्षिण में अकेले 33 विद्रोह इसके समय हुए थे, 33 विद्रोह, और नए नए राज्यों का अस्तित्व आया। किसके समय? MBT के समय। अब बात करता हूं मैं औरंगजेब की। औरंगजेब भी मध्यकालीन व्यवस्था को क्या कर रहा है, जो संचार व्यवस्था है उनको दरकिनार कर रहा है और वो संपूर्ण भारत पे कब्जा चाह रहा है। वो दिल्ली में बैठकर दक्षिण के राज्यों को क्या चाहता है? नियंत्रण चाहता है, भी प्रत्यक्ष। MBT अपने प्रयास में असफल था, औरंगजेब भी असफल। आपने पढ़ा होगा, एक प्रश्न आता था कि स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी तरीके से दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया मुगल साम्राज्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा। भविष्यवाणी कुछ स्तर तक दो शासकों को कंपेयर करके, उनकी नीतियों की तुलना करके, उनके आचार विचार और प्रशासकीय जो कार्य थे उनकी तुलना करके हम कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान की तरह सटीक भविष्यवाणी इतिहास में नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मैंने कहा कि विज्ञान जड़मूल पदार्थों का अध्ययन है, जबकि इतिहास व्यक्ति का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यक्ति का अध्ययन। इस चीज को, परंपरा को थोड़ा सा और हम विस्तार दे देते हैं कि आखिर इतिहास बेसिकली है क्या। ठीक है, इतिहास में और हम क्या नया जान सकते हैं या और क्या इसमें कर सकते हैं। तो मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात की थी आप लोगों से कि इतिहास व्यक्तिनिष्ठ होता है, इतिहास भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, इतिहास समष्टिनिष्ठ होता है। जरा इसकी भी चर्चा कर लें, फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट पर, फिर आ जाएंगे क्वेश्चन पर। 2-4 क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेंगे आज आप लोग के साथ। थोड़ा बहुत
बात हो जाएगी और थोड़ा बात को थोड़ा और विस्तार कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस पर। इसको मैं हटा रहा हूं। महज मतलब मैंने बात की कि इतिहास, यहां पे समझाने का प्रयास किया कि इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता। ठीक, हाँ, इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इतिहास सामाजिक विज्ञान है। हाँ, इतिहास क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में अंतर होता है। उसी अंतर को हम अपने अध्ययन में स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। हम अब बात करने जा रहे हैं ऐतिहासिक अध्ययन में दृष्टिकोण का। ठीक है, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे छात्र जो हैं, जो जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते रहेंगे और मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि इतिहास होता क्या है या इतिहास का अध्ययन का दृष्टिकोण क्या होता है। तो मैंने कहा कि इतिहास का दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण कहा व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ कैसा है? व्यक्तिनिष्ठ। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति इतिहास के निर्माण का मूल कर्ता धर्ता होता है। जैसे अगर मैं बात छोटी सी कर लूं, जैसे मराठा साम्राज्य का उदय, अगर मैं मराठा की बात करता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि यह व्यक्तिनिष्ठ है। कैसे है? क्योंकि एक शिवाजी हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक, उसके पहले मराठा साम्राज्य और मराठों का कोई कॉन्सेप्ट उसके पहले हमें नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता भी है तो बहुत छुट-पुट अवस्था में। ठीक, लेकिन उसे सुसंगठित एक राज्य का दर्जा दे देना, एक प्रशासनिक व्यवस्था बना देना, ये सारे कार्य किसके साथ हो रहा है? शिवाजी के साथ हो रहा है। बाद में उनके आने वाले जो भी उत्तराधिकारी थे, उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी व्यक्तिनिष्ठ। दूसरी चीज हम देख लेते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, अब गांधी जी को हम देखेंगे कि गांधी जी जब भारतीय आंदोलन में प्रवेश कर रहे हैं तो हर एक पटल पे सिर्फ और सिर्फ गांधी छाए हुए। कैसे? तो क्या इतिहास सिर्फ व्यक्तिनिष्ठ है? अभी और आगे बात करता हूं, थोड़ी सी चीजें और कंपेयर होगी तो समझ में आएंगी। अब जैसे परिस्थितिवादी, अगर मैं परिस्थितिवादी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इतिहास बहुत कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जैसे शिवाजी एक व्यक्ति है, शिवाजी महज एक व्यक्ति। दूसरी चीज, शिवाजी अगर व्यक्ति है तो शिवाजी ने जिस मराठा साम्राज्य का निर्माण किया, जहां निर्माण ये हुआ, वहां के लिए वहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेवार थी। तो वो कहीं ना कहीं परिस्थितिवादी की तरफ एक सूचना देता है, एक सूचित करता है हमको कि नहीं, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, इसके लिए जिम्मेवार है। दूसरी चीज, जब हम गांधी के मूवमेंट की बात करते हैं तो क्या सिर्फ गांधी जी इस मूवमेंट के लिए जिम्मेवार है? जो हम देख रहे हैं कि 1915 के बाद गांधी जी का प्रवेश, 17 में चंपारण, 20 में तुरंत एक असहयोग, उसके बाद तुरंत 30 में भी दांडी मार्च, लगातार 42 में, मतलब संघर्ष की जो परिस्थितियां बन रही हैं वो किस तरीके से बन रही हैं। बेसिकली गांधी जी जिस समय भारतीय मंच पे उदित हो रहे थे, उस समय हम देखते हैं कि भारत की परिस्थिति जो थी वो भी कहीं ना कहीं उनके अनुकूल चल रही थी, क्योंकि बहुत सारी जनता जो ब्रिटिश हुकूमत थी उससे ऊब चुकी थी और उससे किसी भी तरीके से वो निजात पाना चाहती थी। और हम बात कर रहे हैं अब समष्टिवादी की। तो समष्टिवादी में हम देखते हैं कि समष्टिवादी में यहाँ व्यक्तिनिष्ठ और परिस्थिति मूलक दोनों परिस्थितियां एक साथ मौजूद होती है, लेकिन क्या हम कह रहे हैं कि इतिहास व्यक्तिनिष्ठ है, परिस्थितिवादी है या समष्टिवादी है? इन तीनों का समिश्रण। इतिहास की एक चीज का अध्ययन नहीं है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि इतिहास में हम पढ़ के आ रहे होते हैं कृति, विकृति और संस्कृति। बात समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत आया हो तो मुझे बताएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत आया हो जरूर बताइएगा। अनुज पांडे जी घबराए नहीं, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, धुंधला है या साफ है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल घबराए नहीं आप, ठीक है। जो मैं बात कह रहा हूं अभी, घबराइए मत, बिल्कुल इंट्रोडक्शन पे हूं, कोई सब्जेक्ट का कोई चीज नहीं खोला हूं, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे हूं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होता है बस उसी को बताने जा रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास में भी कोई विशेष कुछ नहीं है, हाँ एक आध क्वेश्चन की चर्चा जरूर करूंगा कि प्रश्न को आखिर कैसे हैंडल कैसे करें, कैसे उसको लें, ठीक है। आप जब प्रथम दृष्टा पढ़ते हैं प्रश्न को तो उसमें घबराना नहीं है, बस क्या करना है कि आपके पास आंसर आए और आपके पास एक ऐसी क्षमता डेवलप हो कि उसको देखते ही आप फॉर्मेट बना दें कि नहीं इसमें इस प्रश्न के उत्तर में हमें क्या क्या लिखना है, बस इतना ही मैं जानूं, ठीक है। वही आपको मैं डेवलप कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बोल रहा था कि इतिहास है क्या, व्यक्तिनिष्ठ है, परिस्थितिवादी है, समष्टिवादी है। इतनी बात मेरी आप लोग समझ चुके होंगे कि किसी व्यक्ति, अगर व्यक्ति नहीं होता तो परिस्थितियों का निर्माण नहीं होता, और परिस्थितियां नहीं होती उस तरीके की तो क्या व्यक्ति अकेला कार्य कर लेता? नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह है। शिवाजी जितना मराठा साम्राज्य के उत्थान के लिए जिम्मेवार है, उतना ही महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी उतनी ही जिम्मेवार है। इस चीज को भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो गोरिल्ला वार में सिद्धस्त है। किस वार में? खुले मैदान में नहीं लड़ते, गोरिल्ला वार करते हैं। और हमने पढ़ा भी है कि गोरिल्ला वार का सबसे बड़ा प्रतिपादक अगर कोई भारत में है उसे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज के बाद इसी गोरिल्ला परंपरा को फिर उनके पेशवाओं ने भी आगे बढ़ाया कुछ हद तक। बाद में पेशवा मैदान में उतर गए, उनकी एक अलग अवधारणा है, अलग बात उस पर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बात कर रहा हूं कि शिवाजी या गांधी जी, तो सिर्फ शिवाजी या गांधी जी एक व्यक्तिनिष्ठ होकर इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि परिस्थितियों को भी देखना होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में क्या पल रहा था, तत्कालीन परिस्थितियां कितनी जिम्मेवार थी। उनको समझने के लिए थोड़ा सा और हम डीप में जाएं और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, जुड़ते जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए आप लोग, लगातार जुड़ते रहे आप लोग, तो थोड़ा मनोबल मेरा भी मजबूत होता है। दूसरी चीज, अब मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूं और चीजों की, थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं। दूसरी चीज, प्रश्नों को हैंडल कैसे करें, ठीक है। एक प्रथम लेसन का एक छोटा सा सवाल उठाऊंगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कहता है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। वो लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाता है। दूसरी चीज आप देखते होंगे, जैसे कि आप बीपीएससी ले रहे हैं तो उसका एक अलग अप्रोच है, जेपीएससी वाले का अलग है, यूपीपीसीएस वाले का अलग है, और यूपीएससी वाला तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो उससे घबराइए मत, ठीक है। ये सारी परीक्षाएं हम विद्यार्थियों के लिए ही आयोजित की जा रही है, और हमें ही इसमें तब्दीली लाना है कि हमें कहाँ क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है, समझ जाएंगे। बस छोटा सा काम, बस सूक्ष्मता से काम करना, और वो सूक्ष्मता का स्तर थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? प्रयास करके। प्रयास कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी थोड़ी बात कर दी जाती है। देखिए यहाँ पे तो आप लोग समझ चुके होंगे, अब आगे बढ़ता हूं कुछ एक प्रश्न को लेकर, ताकि आप लोग चीजों को थोड़ा और डीपली समझें कि कैसे प्रश्न को हैंडल किया जाए, आखिर क्या किया जाए कि प्रश्न आपके पकड़ में रहे। और देखिए, कभी भी इतिहास जो है ना, उसको रटने का प्रयास मत कीजिए। मैं हमेशा कह रहा हूं, हर एक बैच में अपने कह रहा हूं और हर एक व्यक्ति से कह रहा हूं, इतिहास रटिए मत, समझ पैदा करिए, ठीक है। रटी हुई चीजें धोखा देती हैं, हमारा याददाश्त कभी कभी हमें धोखा दे देता है, लेकिन जो समझी हुई चीजें होती हैं वो कभी भी धोखा नहीं देती हैं। वो समझ जब पैदा हो जाएगी तो किसी भी प्रश्न को, चाहे वो किसी स्तर का प्रश्न हो, आप बहुत वेल मेंटेन तरीके से उसे हैंडल कर ले जाएंगे। तो रटिए मत, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। उसी के दौरान हम एक काम और कर लेते हैं, जैसे हमने कहा कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है भारतीय इतिहास को जानने का। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय इतिहास के स्रोत को समझना हो या उस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए, तो सबसे पहले दिमाग में एक फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाना चाहिए। क्या कि भाई, जब हम इतिहास का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से वो बिंदु हैं जो ऐतिहासिक अध्ययन में हमारी सहायता कर रहे होते हैं।
या इतिहास का कहीं ना कहीं उन्हीं से निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो ऐतिहासिक स्रोत होता क्या है? ठीक, अनुज पांडे जी को शायद अब सही लग रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, जब भी हम ऐतिहासिक प्रमाण की बात करते हैं या इतिहास के अध्ययन की बात करते हैं तो हमारे ऊपर बड़े सारे आक्षेप भी लग चुके हैं कि चूंकि भारतीय थे, व्हाइट बैटन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा अंग्रेजों का, तो वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, ये लोग अनपढ़ गवार टाइप के लोग हैं और इनको कुछ आता नहीं, सभ्यता संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। कई लोग तो इतना तक दावा कर गए कि इस यूरोप की एक छोटी सी अलमारी एशिया के समस्त पुस्तकालयों पे भारी पड़ेगी। इस तरीके की भी बात की गई, क्योंकि वहां पे व्हाइट बैटन थ्योरी काम कर रही थी। ठीक है, तो उसको हम लोग दरकिनार करेंगे। सबसे पहले हम अपनी चीजों पे आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इतिहास में जो इतिहास की जो इंटरेस्टिंग बनाने की बात है, वो सबसे पहले अगर हम जाएं अपने प्राचीन ग्रंथों में, तो हमने देखा था कल, जैसा मैंने परिचय दिया था आपको, कि अथर्ववेद का एक उपवेद इतिहास को माना गया है। किसको माना गया है? इतिहास को माना गया है, क्योंकि इतिहास को महत्व है, ये इतिहास का महत्व है जिसे उपवेद का दर्जा दिलाता है और अथर्ववेद के उपवेद का दर्जा है। दूसरी चीज, चाणक्य जैसा विद्वान, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि वो कहता है कि एक राजा को कुछ समय इतिहास के श्रवण में बिताना चाहिए। वो स्पष्ट है कि वो ऐतिहासिक महत्व की तरफ उतने बड़े आचार्य ने क्या किया है, हमें दिखाने का या प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं महाभारत पे। तो महाभारत कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम इति वृत्ति कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। अब ये सोचिए, हमारे इतने बड़े डाइजेस्ट में इतनी बड़ी बात कही। ठीक है, दुनिया का एक विशाल काय महाकाव्य, जिसे सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है महाभारत को, उसमें भी इतिहास के बारे में ये चीज कहा रहा है स्पष्ट रूप से। जो लोग नहीं सुने होंगे फिर से सुनिएगा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम इति वृत्ति या पूर्ववृत्ति कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते। पूर्ववृत्ति कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते स्पष्ट है। ठीक है, इसकी महत्ता को स्पष्ट यहाँ पे उजागर कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत की और इतिहास के अध्ययन की। हमारे ऊपर मैंने अभी कहा कि बहुत बार हम भारतीयों के ऊपर आरोप लगा कि भारतीय इतिहास और इतिहास लेखन से परिचित नहीं है, जबकि मैं पूर्व के क्लास में अपने कई बार बता चुका हूं कि जो हमारे पुराण है कहीं ना कहीं इतिहास लिखने का ही एक प्रयास है। और पुराण कहता भी है, क्या कहता है? सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मंत्वाराणिश्च वंशानुचरित सचैनम पुराणम पंचलक्षणम। स्पष्ट है, वहां भी इतिहास के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। फिलहाल इन सारी बातों को हम हटा देते हैं। जब हमें आंसर जिस तरीके का लिखना होगा, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपने आंसर को और बेहतर बना सकते हैं, उसे एक डेवलप रूप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की बातें आपको अन्यत्र जगहों पे या किताबों में जल्दी दिखाई नहीं देती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने उन सारी हिडन पार्ट को ला के रखूं जो अभी तक बाजार में या अन्य जो लोगों के पास नहीं है। दूसरी चीज, वो आपके आंसर को प्रभावी बना ले, निष्क्रिय न कर दे। ऐसा नहीं कि हमने इतनी सारी गद्य पद्य लिख दिए और हमारा आंसर ही निष्क्रिय हो गया। नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनको छोड़ के भी हम अपने आंसर को प्रभावी बना सकते हैं, उनको एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। उसी दिशा के प्रयास में हम लोग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत की मैं बात करता हूं कि ऐतिहासिक स्रोत होता क्या है। तो सबसे पहला स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से यहां तात्पर्य क्या है? जो लिखा गया हो। साहित्य क्या होता है? लिखा गया होता है। और हमारा समाज कहता है, जो हमारा जो इतिहास कहता है कि कोई भी साहित्य हो, जब भी लिखा गया है, जिस काल विशेष में लिखा गया है, वो उस काल का दर्पण होता है। हम उस काल को उस साहित्य के माध्यम से जानते हैं। तो हमें प्राचीन काल को समझना है तो हमें उस काल के साहित्य पे हमें ध्यान देना होगा, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, उपनिषद हो, कोई भी हो या स्मृति हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए काम की चीज है। उस चीज को समझना होगा। तो सबसे पहले यहां पे बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए। क्या बात है विवेक मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आपकी बात में एकदम स्पष्ट सहमत हूं। साहित्यिक, धार्मिक, पुरातात्विक, बहुत बढ़िया। शिलालेख मुद्रा है, बहुत बढ़िया।
देखिए इसी चीज को हम सब लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम आज इस जिस मंच पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। तो देखिए साहित्यिक शास्त्र की जब भी मैं बात करूंगा तो कहूंगा सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। किसकी? ब्राह्मण साहित्य। ये ब्राह्मण साहित्य क्या होता है? सबसे पहला यहाँ पे अगर ऐतिहासिक स्रोत में बात कर रहा हूं तो यहाँ सबसे पहले बात करूंगा किसकी? ब्राह्मण साहित्य। अब अभी कुछ सेकंड पहले मैंने ब्राह्मण साहित्य की कुछ चर्चा की थी, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी मैंने बात की। ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ये इसी के हिस्से में हमने एक मोटे कैटेगराइजेशन में इनको बांध लिया कि ब्राह्मण साहित्य है। क्योंकि ये हिंदू एक धर्म नहीं है, सनातन परंपरा है, ठीक है, जीवन जीने की एक शैली है, फिर भी इसे हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं क्योंकि इस पे एक हम देखें तो एक वर्ग विशेष का काफी प्रभाव रहा, ठीक, और उसी के द्वारा इसकी संरचना की गई। हालांकि वो वर्ग विशेष वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, जाति व्यवस्था पे आधारित नहीं है, ठीक है। और मैंने अपने पूर्व क्लास में कहा भी है, इसे घबराइएगा मत, ठीक है, कि ये क्या क्या किस किस तरीके का वर्ड आ रहा है, ठीक है, उसे घबराइएगा मत। पुरुष सूक्त 10वां मंडल क्या कहता है? ब्राह्मण से मुखमासिक बाहु राजन कृत उत्तर शेद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो जायते। ऋग्वेद क्या कहता है? एक जगह कहता है मैं एक कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। यानी कि हम भिन्न भिन्न वर्ण और व्यवसाय को करते हुए एक साथ कहते हैं जैसे पशु एक बाड़े में। तात्पर्य यह है, जरूरी नहीं है। मैंने वैदिक काल का जब परिचय दिया था पूर्व की क्लास में, तो मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई ब्राह्मण है या कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य या कोई शूद्र है तो उसका पुत्र भी वही होगा। नहीं, हो सकता है एक शूद्र का पुत्र एक ब्राह्मण हो जाए, क्योंकि अगर वो ज्ञानवान है, वो बुद्धिमान है, वो ब्रह्म मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का आवरण लेता है तो क्या है? ब्राह्मण जैसा ही है। अगर वो शासकीय प्रशासकीय कार्यों में दक्ष है तो क्षत्रिय है, अगर वो अर्थव्यवस्था के कार्यों में दक्ष है तो वो एक वैश्य की तरह कार्य कर रहा है। यानी कि यहाँ कर्म आधारित व्यवस्था है, जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। जिसका जैसा कर्म उसकी व्यवस्था उस तरीके की, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक नाम दे दिया गया मार्च, ठीक। दूसरी चीज, जब मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो दूसरी बात करूंगा इसी में एक वैदिक और अवैदिक। क्या होता है? वैदिक और अवैदिक, ठीक है। वैदिक और अवैदिक क्या है? इसमें हम दो डिवीजन देखते हैं, एक वैदिक साहित्य का, एक अवैदिक साहित्य का। इसकी भी बात करूंगा कि वैदिक साहित्य क्या है और अवैदिक साहित्य क्या है, समझ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम वैदिक और अवैदिक साहित्य की बात कर लें इन ब्राह्मण ग्रंथों में या ब्राह्मण साहित्य में, ठीक है, तो उसके बाद भी ये साहित्य भी पूरा नहीं हो रहा है। ये इसी का डिवीजन है ब्राह्मण साहित्य का, वैदिक और अवैदिक के रूप में। लेकिन इसके अलावा भी साहित्य है, जैसे हम कहें नास्तिक साहित्य। अब देखिएगा, नास्तिक साहित्य मैंने लिखा, बहुत लोगों के मन में सवाल आ गया होगा, ये नास्तिक साहित्य क्या होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्राचीन इतिहास है वहां जो परिभाषा दी गई है, या जो कमीशन ने सवाल पूछा, एक बार पूछा था कि नास्तिक किसे कहते हैं। ऑप्शन में था पूजा पाठ न करने वाला, देवता को न मानने वाला, वेदों में विश्वास न रखने वाला। उसका मूल आंसर था वेदों में जिसका विश्वास न हो या वेदों का जो खंडन करता हो वो नास्तिक है। वहां धर्म ग्रंथ, देवता, माता, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वेदों की प्रमाणिकता को जो नहीं माना या वेदों को जो नहीं मान रहा है वो नास्तिक है। ऐसे में आप देख सकते हैं गंगा घाटी में उपजे हुए 6वीं शताब्दी में लगभग 62 संप्रदाय, जिनमें सबसे आगे निकल गए दो। एक का नाम है जैन धर्म, दूसरे का नाम है बौद्ध धर्म। दोनों नास्तिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये वेद और वेदों की प्रमाणिकता दोनों पे ये संदेह व्यक्त करते हैं। जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं नास्तिक के अंतर्गत। अब बात करता हूं लौकिक ग्रंथ की। ये लौकिक ग्रंथ क्या है? लौकिक ग्रंथ, ये लौकिक ग्रंथ क्या होते हैं? लौकिक ग्रंथ मूलतः वो ग्रंथ होते हैं जो किसी राज दरबार में राजा के समक्ष में या स्वतंत्र रूप से कहीं भी लिखे गए, ठीक है। उन पुस्तकों को भी हम आधार बनाते हैं इतिहास को समझने में या जानने में, ठीक। मेरी बात इतनी समझ में आ रही होगी।
जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पुस्तकें राजकीय या राजा के संरक्षण में लिखी गई, जिसपे राजा का भी दबाव होता था। लेखक कलम तो चला रहा है लेकिन लिख हो रहा है जो राजा चाहता है। लेकिन कुछ पुस्तकें ऐसी भी लिखी गई भारतीय इतिहास में या पूर्व के काल में जो किसी के दबाव से मुक्त थी, किसी राजा, राज दरबार या राजप्रसाद के दबाव से बिल्कुल मुक्त थी, उससे बाहर थी और वो स्वतंत्र कलम चल रही थी। उसी तरीके का एक इतिहास में मिलता है राजतरंगिणी। क्या मिलता है? राजतरंगिणी। मूल रूप से कहते हैं कश्मीर का इतिहास बताता है, लेकिन यह पुस्तक न सिर्फ इतिहास बताता है बल्कि ऐतिहासिक परंपरा को भी प्रदर्शित करता है। क्योंकि हमने जब पढ़ा, जब इस चीज को जाना कि राजतरंगिणी किसने लिखा, तो कलहड़ ने लिखा। लेकिन कलहड़ की परंपरा को एक व्यक्ति और आगे ले गया। कौन? जोनराज। जोनराज की परंपरा को एक व्यक्ति और आगे ले गया श्रीवर, और श्रीवर की परंपरा को एक व्यक्ति और आगे ले गया, उसे कहते हैं प्रज्ञाभट्ट। यानी कि एक के बाद एक लगातार उसमें बदलाव, तब्दीली आते गए, लोग हटते गए, लेकिन परंपरा वही चलती रही। यानी कि उसी चीज पे कायम रहे जिस परंपरा को कलहड़ ने भारतीय मानक पर स्थापित किया था। पहली संस्कृत में लिखी हुई विशुद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है भारत की। कौन? राजतरंगिणी। कहते हैं कलहड़ राजतरंगिणी में सलांग सएव विद्वान राग द्वेष बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य अस्त्यवस्त सरस्वती। अर्थात वही विद्वान तारीफ के काबिल है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एक ग्रंथ की रचना करता है। इतिहास तो है, किसी का दबाव नहीं। सामाजिक परिस्थितियों को उकेरा, राजनीतिक परिस्थितियों को बताया, प्रशासनिक इकाइयों को बताया, राज्य में क्या चल रहा उनके बारे में बात की और राज्य की निरंकुशता पर भी प्रहार किया। स्वतंत्र इतिहास निर्माण किया और अपने ही लेखन में इतनी बड़ी बात लिख दी कि वही विद्वान तारीफ के काबिल है जो राग द्वेष से मुक्त होकर एक ग्रंथ की रचना करता है। समझने वाली बात, ठीक। और हमारे ऊपर आक्षेप लगते आए, क्या भारतीय इतिहास से परिचित नहीं थे? परिचित थे, आपकी दृष्टि नहीं पहुंच पाई हम तक। हम परिचित थे, हमारी लेखनी की परंपरा अलग थी, हम एक अलग ही शैली में इतिहास लिख रहे थे। यहां तक मेरी बात समझ में आई होती है। यानी कि ऐतिहासिक स्रोत में सबसे पहला बात में किया ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को मैंने दो डिवीजन दिया, वैदिक और अवैदिक। वैदिक मतलब जो वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने बात किया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर बात किया 18 पुराणों की, बात किया उपनिषदों की, बात किया ब्राह्मण ग्रंथों की, बात किया अरण्यकों की। उसके अलावा जो अवैदिक साहित्य है, जो ब्राह्मण धर्म से तक लिखा गया, ठीक है। फिर बात किया नास्तिक साहित्य की, जिसमें मैंने नाम लिया जैन बौद्ध का। मैंने कहा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में 62 संप्रदाय का उदय हुआ। ये 62 संप्रदाय का जो उदय होता है, ये किसके प्रतिक्रिया स्वरूप होता है? हिंदू कर्मकांड के विरुद्ध होता है। जो हिंदू प्रतिक्रिया है उसके यज्ञ याजन के खिलाफ होता है, क्योंकि उस तरीके की परंपरा से लोग उब रहे थे। अब उन्हें समाज में तब्दीली चाहिए थी, थोड़ा बदलाव चाहिए था। उस बदलाव ने इस चीज को जन्म दिया, नास्तिक साहित्य को, जिसकी भाषा विशुद्ध रूप से वही थी जो जन सामान्य की भाषा थी। इसने भाषा में चुनाव किया प्रकृति का, पाली का, जबकि यहाँ की भाषा संस्कृत है। जबकि यहाँ की भाषा क्या है? पाली और प्रकृत है। आम लोगों की भाषा है, आम जनमानस की भाषा है। ये बोलता है कि मोक्ष का अधिकारी कुछ सर्टेन लोग हैं, ये बोलता है नहीं कुछ सर्टेन क्रिया करिए, सब मोक्ष के अधिकारी हैं। बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी लौकिक ग्रंथ पे आएंगे, तो लौकिक ग्रंथ में मैंने एक ग्रंथ का नाम लिया आप लोगों से। उसी तरीके से चाणक्य के अर्थशास्त्र को भी हम रख सकते हैं, क्योंकि मौर्यकालीन व्यवस्थाओं को जब भी हम देखते हैं या उस पर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका हो गई या उनकी चाणक्य की पुस्तक हुई, खूब हमें जानकारी देती है। लेकिन क्या दोनों किताबें एक डिवीजन में है? नहीं, दोनों किताबें एक डिवीजन में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही बात आएगी जो यहाँ पे लिखी गई। राजतरंगिणी होगी, अर्थशास्त्र हो गया, मृच्छकटिकम हो गया, इस तरीके की पुस्तकों को हम लौकिक ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जुड़ते जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मानसी जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ उपस्थित हूँ, और मेरी बात अगर आप तक नहीं पहुंच पा रही है या नहीं समझ में आ रही है तो वहां पे मैं असफल हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा दम, कंसंट्रेशन बढ़ा के मेरे साथ चलिए, शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है। और पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो बोल रहा हूँ आपने भी पढ़ा होगा, और उससे अगर टैली करता है आपका दिमाग तो उसे ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि
हम जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो अपना हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम सब खोल देते हैं। नहीं भाई, जहां से आ सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, सब ऑब्जर्व करो, होता है ना। लेकिन देखिए, जब भी पढ़ाई आप लोग करिए तो बहुत मेहनत मत करिए। मेहनत तो मैदान ही बहुत करता है। क्या जंगल का राजा है? नहीं। 18 घंटे सोने वाला एक जानवर है, कहते हैं जंगल का राजा है। नाम नहीं दिया किसी ने कि तू जंगल का राजा है। वो बोलता है मैं, मुझे लगता है मैं राजा हूं तो हूं। उसका कैलिबर है, उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि उसके पास स्मार्टनेस है। स्मार्टनेस ले आइए, आप अन्य लोगों से बेहतर कर जाएंगे, मेरा दावा है। बस स्मार्ट स्टडी होना चाहिए, हार्ड स्टडी नहीं होना चाहिए। स्टडी का मतलब कभी नहीं हुआ कि किताब का पहला पेज भी उठाया और अंतिम पेज तक धुआंधार लगे हुए हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाइड करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। इसी के अंतर्गत क्या है पुरातात्विक साक्ष्य, तो इसको मैं हटा रहा हूं, अभी यहां से समझाया जो, उसको हटा रहा हूं। फिर एक जगह सबको कंपाइल भी मैं करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर एक जगह कर दूंगा, पहले डिवीजन करके एक एक पहलू को आपके सम्मुख रखना, ठीक है। तो दूसरा जो साक्ष्य है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हमें क्या क्या रखना है, इसको समझना होगा। क्या है पुरातात्विक साक्ष्य? अब पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं और कमेंट में आ भी रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल बेहतर है। आप अगर इतना समझ रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि देव जी बहुत बढ़िया, मुस्कुरा भी रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हंसते मुस्कुराते रहिए, टेंशन थोड़ा कम होता है, ठीक है। टेंशन थोड़ा कम होता है हंसते मुस्कुराने से, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए, थोड़ा बोझ कम रहेगा और ऐतिहासिक जो चीजें हैं ना उसमें थोड़ी समझ बढ़ जाएगी। क्योंकि मुस्कुराने से, पानी पीने से, हंसने से, श्वास लेने से ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। और ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है ना तो हमारे दिमाग की जो कैप्चर करने की क्षमता होती है किसी भी तथ्य को, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये काम तो जरूर करते रहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, पुरातात्विक साक्ष्य की। तो पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो समझना कि पुरातत्व होता क्या है, पुरातत्व किसका, किस तरीके का पुरातत्व, और पुरातत्व में हो किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम पाते हैं कि पहला जो स्थान दिया गया अभिलेखों को दिया गया। क्या? सबसे पहला स्थान अभिलेख। क्या है? अभिलेख, एपिग्राफी। ठीक, पहला चीज क्या है? अभिलेख है। दूसरा चीज क्या है जो अभिलेख की ही तरह महत्वपूर्ण है, वो है मुद्रा। क्या है? मुद्रा, यानी करेंसी, मनी, तत्कालीन करेंसी। अभी डिटेल में बात करूंगा, घबराइएगा मत। और तीसरी चीज क्या है? स्मारक या भवन। स्मारक या भवन। कहने का मूल मंत्र यह है कि हम जब भी पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख की, फिर बात करते हैं मुद्रा की, फिर बात करते हैं स्मारक और भवन की, ठीक है। देखिए, अभिलेख मूल रूप से है क्या? ये अभिलेख, हमारे पास अभिलेख लिखने की परंपरा नहीं थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पारसी शासक डेरियस प्रथम पंजाब तक आया और पंजाब के राज्यों, मतलब हमारे पंजाब तक पहुंचना और वहां पर आकर उसे करद राज्य के रूप में बना लेना। दूसरी चीज, आपने डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के बारे में ये भी सुना होगा कि वो जहां भी गया वो अपना एक अभिलेख स्थापित करता था। भारत में पहला अभिलेख का जो दिखाई देता है प्रमाण, तो डेरियस प्रथम का है। लेकिन सुव्यवस्थित अभिलेख लिखन की बात आएगी तो हम नाम लेते हैं सम्राट अशोक। ध्यान होगा आप लोगों को, बड़े कम ही इतिहास में लोग हैं जिनको सम्राट कह के संबोधित किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, सम्राट शब्द सबके लिए इतिहास प्रयोग नहीं करता। हर एक शब्द के अपने मायने हैं, हर एक उपाधि के अपने मायने हैं। सम्राट अशोक कह लें या फिर सम्राट अकबर कह लें, अकबर को भी सम्राट बोला गया और अशोक को भी बोला गया। ये बाद में बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल
हम अपने टॉपिक पे रहे कि भारत में अभिलेखीय परंपरा की जो शुरुआत हुई, जो स्टार्टिंग हुई, वो कहाँ से होती है? अशोक से होती है। यानी अशोक के जब हम 14 शिलालेखों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, उसके लघु लेखों को पढ़ते हैं या स्तंभ लेखों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई लौरिया अनारेस का मतलब क्या है, लौरिया नंदगढ़ में क्या लिखा गया है, रमपुरवा में क्या लिखा गया है, या फिर हम नेपाल लुम्बिनी अभिलेख की बात करें, रानी अभिलेख यानी कि कौशाम्बी की बात करें, या 14 शिलालेखों की बात करें, हर एक शिलालेख में कुछ न कुछ प्रदर्शित किया। इस व्यक्ति ने हर जगह अपने आदेशों को शिला के माध्यम से जनता में संबोधित करने का प्रयास किया। अगर इस व्यक्ति ने ऐसा किया और उनके लेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, टी पैंथलर ने पाया 1750 में, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि नहीं, ये कोई सम्राट है अशोक, जो कि अपनी जनता को इस तरीके से संबोधित कर रहा अभिलेखों के माध्यम से। अभिलेख प्रस्तर पे लिखे जा सकते हैं, अभिलेख ताम्र पत्रों पे लिखे जा सकते हैं, अभिलेख कहीं भी पाषाण शिला पे अंकित किए जा सकते हैं। ये इसकी खासियत है अभिलेख की। इसके जो अध्ययन होता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ध्यान रखिएगा कि अशोक का अभिलेख, और बाद के काल में तो अभिलेखों की एक भरमार सी आ गई, क्योंकि हर एक शासक ने कुछ न कुछ, चाहे वो शासक बड़ा रहा हो चाहे छोटा रहा हो, उसने अपनी कृति को अमर बनाने के लिए क्या किया? पाषाण या ताम्रपत्र या फिर सिक्के, इन तमाम जगहों पे अपने अभिलेख, अपने कार्यों की प्रशंसा करनी शुरू की, जो कि तत्कालीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन सिद्ध हुआ। लेकिन सिर्फ इसी के माध्यम से हम नहीं चलेंगे, बात साहित्य की भी करेंगे। बात अभी और कर रहे हैं, जैसे पहले बात किया साहित्य का, फिर अब पुरातात्विक साक्ष्य का बात किया, फिर विदेशी यात्री विवरण की बात करूंगा। हम इतिहास में उसी चीज को मानते हैं जो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री के विवरण, इन तीनों से जो चीज पुष्ट होती है और प्रमाण पे सिद्ध होती है, कसौटी पे खरा उतरती, हम कहते हैं ये इतिहास। ये इतिहास है, इतिहास का प्रमाण है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला आपको, एक ही चीज मैंने बताई है कि इतिहास प्रमाण की बैसाखी पे चलता है। अगर इतिहास से प्रमाण की बैसाखी में छीन लूंगा तो इतिहास दंत कथा हो जाएगा, कोई इतिहास नहीं रहेगा। तो दंत कथा और इतिहास में अंतर है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, अशोक, अकबर और हुमायूं, बाबर, इनको पढ़ लेना, औरंगजेब को पढ़ लेना, शिवाजी, ये इतिहास नहीं। सिर्फ जान लेना उनको इतिहास नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ तथ्य ले रहे हैं, वहां से इतिहास नहीं ले रहे हैं। जब आप उन तथ्यों के साथ प्रमाण पुष्ट करते हैं तो इतिहास लेते हैं। और मैंने हमेशा कहा, कल भी मैं कह रहा था, इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें ठीक है, प्रमाण के साथ सिद्ध करिए, लेकिन उसके साथ एक आप कंप्लीट काम करिए। वो काम क्या है मालूम है आपको? सबसे ज्यादा जरूरी काम है आपका, जो इस दौरान करना है, वो है एनसीईआरटी का भरपूर अध्ययन। और मैंने कहा भी कल कि 6 to 12 ज्यादा नहीं पढ़ना है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। आप एक बार करके देख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बंदा किसी भी ऑप्शनल का हो, चाहे वो हिस्ट्री वाला हो, ज्योग्राफी वाला हो, पॉलिटी वाला हो, वो पढ़ के एक बार देखे तो आएगा। क्योंकि वहां से आपके न सिर्फ मेंस के मैटर, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा की बहुत सारी चीजें वहां से निकल के सामने आ जाती। मैंने हमेशा कहा कि भारत सरकार की परीक्षा है यूपीएससी, और जो भी अदर स्टेट हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार या राजस्थान सरकार या छत्तीसगढ़ या झारखंड सरकार से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा सरकारी किताबों को प्रेफर करिए। बहुत मोटी चौड़ी किताबें पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। विद्वान नहीं बनना है, प्रशासक बनना है। यहाँ जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है वो इसलिए आया है, उसे पीसीएस से आईएएस बनना है। विद्वान बनने के लिए मेरे पास कोई नहीं आएगा, वो खुद वो रास्ता ढूंढ लेगा। उसको शासक बनना है, प्रशासक बनना है, इसलिए वो आ रहा है मेरे पास कि नहीं कैसे चला जाए, क्या चला जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से ज्यादा कि क्या छोड़ना है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। यही तो सफल और असफल के बीच अंतर को बांटता है, यही तो अंतर है मूल। सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबकी मानसिक दक्षता अलग अलग होती है। आगे बात करता हूं किसकी? अभिलेख हो गया खत्म। अब बात कर रहा हूं मुद्रा की। देखिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, चाहे कोई भी काल रहा हो, चाहे प्राचीन हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना कोई राज्य या राज सत्ता नहीं चल सकती। हर एक शासक ने
अपनी विनिमय प्रणाली को, अपनी आर्थिक प्रणाली को गति देने के लिए मुद्रा का सहारा लिया। यह मुद्रा कई धातुओं में हो सकती है, यह मुद्रा स्वर्ण की हो सकती है, यह मुद्रा रजत हो सकती है, यह मुद्रा ताम्र हो सकती है, या प्रोटीन के सिक्के की भी हो सकती है। प्रोटीन, जैसा कि आप लोग न जानते हो तो जानिए, सातवाहन शासक प्रोटीन के सिक्के चलाते थे। सीसा या प्रोटीन का सिक्का, सीसा का सिक्का भी कहीं कहीं मिलेगा, कहीं प्रोटीन मिलेगा, घबराइएगा नहीं, बात एक ही है। दूसरी चीज, स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, ताम्र हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर सेल खड़ी मुद्रा हो गई। सेल खड़ी मुद्रा, इसको हम पाते हैं आईबीसी में, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या सेल खड़ी की भी मुद्रा है? ये भी एक अपनी तरह की धातु है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मुद्राएं जो हमें प्रदर्शित हो रही है समाज में, चाहे वो स्वर्ण हो, रजत हो, ताम्र हो, या किसी भी तरीके की मुद्रा हो, वो तत्कालीन जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसके गंभीरता को भी प्रदर्शित करता है कि कितना गंभीर है। जैसे हम इतिहास जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें स्वर्ण सिक्कों की जानकारी कहां से होती है? कुषाण काल से होती है। जब हम पढ़ते हैं बिम कटफिसेस को, जब पढ़ते हैं कुजुल कटफिसेस को, जब पढ़ते हैं कनिष्क को, जब पढ़ते हैं हुइस्क को, तो हमें दिखाई देता है कि स्वर्ण सिक्कों का क्या होता है, चलन शुरू होता है। उसके पहले सिक्के हैं रजत सिक्के हैं, उसके पहले सिक्के हैं ताम्र सिक्के हैं, अलग अलग धातु के सिक्के, स्वर्ण सिक्के नहीं थे। सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के चलाए गए स्वर्ण के, वो चलाए गए गुप्त काल में। लेकिन क्या कुषाण काल और गुप्त काल के जो दोनों सिक्कों का हम कंपेयर करें या ऐतिहासिक प्रमाण पे उसे कसना शुरू करें, तो क्या दोनों सिक्के एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? अब बताते हैं कि राज व्यवस्था का कैसे पता चलता है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं कि एक सिक्का है गुप्त काल का और एक सिक्का है कुषाण काल का, इन दोनों सिक्कों में अंतर यह है कि इस सिक्के में जो स्वर्ण की मात्रा है वो लगभग 70% के आसपास है, जबकि गुप्त काल में जो सिक्का है, स्वर्ण सिक्का ये भी है, लेकिन यहाँ पे मात्रा महज 40% की है। इन दोनों में अगर हम माइनस करें इन दोनों को, तो हम पाते हैं 30 का अंतर आ रहा है। एक उदाहरण है, महज उदाहरण है। कुषाण काल का सिक्का 70% उसमें उस सिक्के में स्वर्ण पाया गया, जबकि गुप्त काल के सिक्के में महज 40% स्वर्ण पाया गया। यह प्रथम बार चला, ये प्रथम शासक कुषाणों ने जो स्वर्ण सिक्के चलाए, और ये गुप्त शासक वो है जो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए। सर्वाधिक ही चला रहा और ये प्रथम चला रहा है, लेकिन इन सिक्कों की मात्रा बहुत कम है और इन सिक्कों की मात्रा सर्वाधिक है। ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था कुषाण काल में गुप्तों की अपेक्षा ज्यादा सुदृढ़ है, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज, जब भी हम सिक्के पढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिक्के किसी न किसी शासक के माध्यम से चलाए गए और किसी विशिष्ट अवसर पर चलाया गया। किसी विजय के दौरान, किसी उपलब्धि के दौरान इन सिक्कों को शासक के द्वारा जारी किया गया। तो मुद्रा कहीं न कहीं इतिहास जानने में इतने सारे उदाहरण मैंने दे रखे हैं आपको कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि कैसे ये मुद्रा हमारी सहायता करता है, इसमें इतिहास के अध्ययन में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, स्मारक या भवन। स्मारक क्या होता है या भवन क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा, अब बात करता हूं आईबीसी से स्टार्ट करता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी वैदिक कल्चर की बात कर लेते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं, फिर आगे परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा कि कनिंघम महोदय ने सबसे पहले सिंधु टीले की खोज की थी। सिंधु टीले के बारे में थोड़ी जानकारी उनको हुई, लेकिन उसकी महत्ता को पूरी तरह समझ नहीं पाए। वो किस रूप में था? वो स्मारक या भवन था जो सदियां बीतती गई और धीरे धीरे वो काल ग्रसित होता गया और एक दिन ऐसा आया कि वो काल के गाल में समा गया। क्योंकि हर एक जो भी इस पृथ्वी पर मौजूद है भौतिक चीज, उसका समय के साथ धीरे धीरे घर्षण और पतन शुरू हो जाता है। अपने निर्माण के दिन से ही शुरू हो जाता है। जिस दिन कोई चीज बन के वेल मेंटेन डेवलप होती है ना, उसी दिन से उस चीज का पतन भी शुरू हो जाता है। कोई भी साम्राज्य हो, उसी तरीके से समझिएगा कि कोई भी साम्राज्य हो इतिहास में, जिस दिन स्थापित होता है ना, उसी दिन उसके पतन के बिंदु भी उसके साथ साथ स्थापित होते हैं। अब ये शासक की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि उन पतन के बिंदुओं को कितना दरकिनार कर रहा है और निर्माण के बिंदुओं को कितना आत्मसात कर रहा है। ये सारी दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। इसीलिए कहता हूं कि हमेशा विनाश और प्रगति एक साथ पैरेलल चल रही होती है।
उस समझने वाले के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विनाश की गति की तरफ जाना चाहता है या विकास की गति की तरफ जाना चाहता है। दोनों चीजें एक साथ चल रही है। तो यहां पर मूल है कि जब भी हम आईबीसी को पढ़ें या पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे अन्नागार मिल रहा है, स्नानागार मिल रहा है, परकोटे मिल रहे हैं, भवनों का 2 भागों में विभाजन मिल रहा है, कुछ कुछ ऐसे भी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं जहां पे एक साथ 3-3 डिवीजन किया गया है, यानी कि नगरों को वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण वो किससे पता चला? स्मारक और भवनों से ही पता चलता है। दूसरी चीज, स्मारक और भवन जब हम बाद के काल में आएंगे, प्राचीन काल से आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल में आते हैं, तो हम देखते हैं कि मध्यकाल में तो मूलतः भवन और स्मारक ही हमारे इतिहास जानने में सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर हम घूम जाए पूरे भारत में तो हम देखते हैं, जैसे आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो आप देखिए लाल किला आज भी मौजूद है। अगर आगरा जाते हैं तो ताजमहल आज भी मौजूद है, जबकि बनाया किसने, कब का बना के गया हो। एक सिंपल सी भाषा में समझिएगा, बहुत ज्यादा किताबी भाषा नहीं बोलूंगा यहां पर, एक सिंपल सी भाषा जो आपको एक अस्थाई समझ दे दे। बिल्कुल 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 देव जी, पढ़िए आप लोग के लिए ही मैं हूं और कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आपके सामने न व्यवस्थित करके रखूं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि क्या कहा, एक साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्य है, एक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य है, और अब अगली साक्ष्य की मैं बात करने जा रहा हूं, और वो साक्ष्य क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, उसकी भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिएगा कि विदेशी यात्रियों का विवरण हमारे इतिहास को प्रभावित कर रहा है। विदेशी यात्री विवरण। अब देखिए हमारे पास यात्री आए, कितने टाइप के यात्री आ रहे हैं, जरा सा आप लोगों ने गौर किया होगा तो हमने देखा होगा कि यूनानी यात्री, अरबी यात्री, चीनी यात्री, ये वो यात्री हैं जिन्होंने प्राचीन काल से भारत की यात्राएं की। जैसे सबसे पहला नाम लेता हूं यूनानी यात्री, यूनानी यात्री। ठीक है, इस दूसरा अरबी यात्री और तीसरा चीनी यात्री। देखिए हुआ क्या है, अब यूनानी यात्री है, हम देखते हैं कि जैसे ही सिकंदर भारत पे आक्रमण किए हैं, जिस समय सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, सिकंदर के साथ बहुत सारे लोग चल रहे थे। जैसे आपने नाम सुना होगा नियार्कस का, आपने नाम सुना होगा प्लिनी का, एरिस्टोबुलस का, तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए लोग थे। ठीक, कोई भी राजा जब भी अपने बड़े युद्ध अभियान पे चलता था तो उसके साथ भूगोलवेता या फिर मौसम को समझने वाला, जल के बारे में अधिक जानकारी रखने वाला, या फिर इतिहास को समझने वाला दार्शनिक, इस तरीके के लोगों को अपने साथ हो लेके चला करते थे, ताकि कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए। क्योंकि वो विश्व अभियान पे था वो व्यक्ति और बहुत कम उम्र में था। सिकंदर का महान का नाम सबने सुना होगा और उसको महान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके पीछे का भी एक लॉजिक बताऊंगा, अभी नहीं, जब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, दूसरी चीज है, जुड़ते जाइए, बहुत बढ़िया आप लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग के जुड़ने से हमारा कैलिबर थोड़ा बूस्टअप होता है, थोड़ा बूस्टअप मिलता है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनानी यात्रियों में बात कर रहा हूं कि सिकंदर के साथ आए हुए लोग, उन्होंने तत्कालीन भारतीय परिवेश को देखा, समझा और अपनी कलम से उकेरने का प्रयास किया। क्या किया? देखा, समझा और अपनी कलम से उकेरने का प्रयास किया। उसी तरीके से हम देखते हैं कि यूनान की परंपरा न सिर्फ सिकंदर तक रही बल्कि उसके बाद भी आगे बढ़ी। जैसे इंडिका, आपने एक नाम सुना होगा इंडिका, और लिखी किसके द्वारा गई? मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक, तो मेगास्थनीज इंडिका लिख रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि मेगास्थनीज के बाद भी कई यूनानी यात्री भारत में आ रहे हैं। ठीक है, डायमेकस, डायनोसियस, ये तमाम तरीके के लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लेखनी से तत्कालीन भारतीय व्यवस्था को अपने पुस्तक में संजोने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरीके से जब मैं बात करता हूं अरबी यात्री की, तो अरबी यात्री का आगमन कब होगा भारत में? अरबी यात्री तब आएंगे जब अरब आक्रमण होगा, या उसके पहले थोड़ी बहुत
जो व्यापारिक जो संबंध थे अरब से, थोड़ा बहुत लेन देन था, उसमें कुछ ही तथ्य आते हैं। लेकिन जब अरब आक्रमण होता है, जब अरबियों से जब भारत के लोग पूर्ण रूप से परिचित होते हैं, तो वहीं पर अरब यात्रियों के भी कुछ वृत्तांत आ जाते हैं हमारे सम्मुख। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तहकीके हिंद की, या फिर सुलेमान की मैं बात करूं, या फिर अलबरूनी की बात कर रहा हूं, जो तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा, ठीक है। तो अलबरूनी ने आखिर किस आधार पे भारतीय परिदृश्य को उकेरने का प्रयास किया, ठीक है, क्योंकि ये आक्रमण के दौरान आया। लेकिन जब मोहम्मद गजनवी के साथ जब वो आया, तो उसने भारतीय परिवेश को देखा, और एक बार नहीं, लगभग 17-18 बार ये प्रक्रिया चली, और उसमें उसने जो समझा भारत के बारे में कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत के लोगों का रहन सहन क्या है, या भारत में किस तरीके की धार्मिक व्यवस्था का पालन पोषण हो रहा है, या भारतीय समाज किन किन वर्गों में बटा हुआ है, उन सब चीजों को इन्होंने लिखने का प्रयास किया। बात अब करते हैं चीनी यात्री की। तो चीनी यात्री में हम कहते हैं यात्रियों का राजकुमार कौन, वेनसांग। यात्रा वृत्तांत CU की कितने देश का विवरण, 138 देश का विवरण, सब कुछ कहीं न कहीं इन चीनी यात्रियों ने लिखा। और चीनी यात्रियों में न केवल वेनसांग, इतिसिंग, सुंगयून, तमाम तरीके के नाम आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बताने का मूल मंत्र ये है मेरा कि कोई भी चीज जब प्रमाण कसा जाता है, तो सबसे पहले अपने साहित्यिक साक्ष्य को हम देखते हैं, उसके बाद हम पुरातत्व की बात करते हैं, और उसके बाद हम विदेशी यात्रियों के विवरण को सम्मिलित करते हुए अपने प्राचीन भारतीय इतिहास में जो आधुनिक लेखन है उसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। यानी कि प्राचीन भारत में भी जो शोध कार्य हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इतिहास को समझने जानने का एक भरपूर प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये समग्र चीजें, ये सारी बातें जब एक साथ कंपाइल हो जाती हैं, तो क्या होता है, भारतीय इतिहास का निर्माण हो जाता है। इसी बात को आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। कभी भी कुछ भी पूछता है कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या है, या भारतीय इतिहास जानने में साहित्यिक साक्ष्यों की भूमिका क्या है, या फिर पुरातात्विक साक्ष्य किस स्तर तक भारतीय इतिहास के निर्माण में या जानकारी देने में सक्षम है या सहायक है, या अभिलेखों को कितना हम आगे बढ़ाकर, या अभिलेखीय साक्ष्यों को हम कितना समझकर भारतीय इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, विवेचना कर, तमाम तरीके की चीजें, कई प्रश्न बन सकते हैं इससे, ठीक है। तो उस प्रश्न को लिखना क्या है, उनमें यही सारी बातों को कंपाइल करना है। इन्हीं बातों को बिंदुवार लिखना होता है कि कैसे चले। हाँ, आंसर राइटिंग के समय हमेशा सीक्वेंस का ध्यान दीजिएगा। जब भी बात लिखिए, आप अपनी बात करिए, तो बातें टूटनी नहीं चाहिए कहीं भी। उन बातों में एक सीक्वेंस होना चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक। अब एक आध दिन में मैं प्रश्न भी सीधा सीधा लेके आना शुरू करूंगा। पहले अब तो इतिहास के बारे में मैं काफी बता चुका आपको। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे कि इतिहास में मूलतः में पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उत्तर लेखन का अप्रोच हमारा क्या हो, किस तरीके से उत्तर लेखन किया जाए, और शब्दों का चुनाव कहां से किया जाए, मैं इन सारी बातों को आपके सम्मुख एक के बाद एक रख रहा हूँ, ठीक है। एक दिन अभी और इसी पे बात करूंगा, ठीक है। अब घबराइएगा मत, सारी चीजें आपके साथ में धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि सब आपके दिमाग में धीरे धीरे पुष्ट हो, क्योंकि एकाएक आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। और अभी भी PSC की परीक्षा